नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने 16 महाजनपदों के बारे में जाना कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उनमें मगध है वो सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। अब हम मगध में मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में जानेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक गणानंद को पराजित करके मगध में 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और जल्द ही इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया। इसकी सीमाएं पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से पूर्व में उड़ीसा तक तथा उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक फैली हुई थी। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व व अशोक 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हम विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत जैसे मूर्तिकला, सिक्के व अभिलेख आदि आते हैं। मूर्तिकला व सिक्के मौर्य साम्राज्य को जानने का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके साथ ही अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य को जानने में, खास करके अशोक के शासनकाल को जानने में बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने पूरे साम्राज्य में अभिलेख लगवाए। अभिलेख हैं वो पत्थर या स्तंभों पर उत्कीर्ण किए जाते थे और इनके माध्यम से अशोक ने जनता व अधिकारियों को संदेश दिए। अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य को जानने में साहित्यिक स्रोत हैं, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, पौराणिक ग्रंथ, बौद्ध व जैन साहित्य का भी योगदान है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह भारत में पाटलिपुत्र में रहा और पाटलिपुत्र तथा मौर्य प्रशासन के बारे में उसने जैसा देखा व सुना उसका वर्णन उसने इंडिका में किया। इंडिका यूनानी भाषा में लिखी गई थी जो आज उपलब्ध नहीं है, हालांकि उसके अंश अन्य किताबों से मिलते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक वह मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत में अर्थशास्त्र की रचना की जो राजनीति पर लिखी गई थी। इसमें कौटिल्य ने एक शासक को कैसा होना चाहिए, वह उसे अपनी प्रजा के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है वो कैसा था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया था। इसमें पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तक्षशिला उत्तरी प्रांत की, सुवर्णगिरी दक्षिणी प्रांत की, उज्जैनी पश्चिमी प्रांत की और तोसली पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, जहां पर कुमार शासक के आदेशों का पालन करते थे और उन्हें अपने प्रांत में
लागू करते थे। पहले 4 चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार दोनों के समय राज्य रहे, लेकिन 5वां प्रांत तोसली, यह आज उड़ीसा में स्थित है, इसे सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद एक अलग राज्य बनाया। अधिकारी मौर्य प्रशासन के लिए मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो निम्नलिखित कार्य करते थे। नदियों की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, ताकि सभी क्षेत्रों में समान रूप से जल की आपूर्ति की जा सके। इसी तरह भूमि मापन, कर वसूली व भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों से संबंधित अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसी तरह शिकारियों का संचालन, विशेषकर हाथियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसी तरह अन्य उद्योग जैसे लकड़हारे, बढ़ई, लोहार व खननकर्ताओं का निरीक्षण करने के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। सेना मौर्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है सेना, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को बिना शक्तिशाली सेना के नहीं चलाया जा सकता। मैगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए मौर्य साम्राज्य में 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, जिसमें 6 उप समितियां होती थी और प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। ये उप समितियां निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करती थी। पहली उप समिति नौसेना से संबंधित थी। दूसरी यातायात और खान-पान का संचालन करती थी। इस समिति का कार्य सैनिकों के खान-पान, पशुओं के चारे की व्यवस्था करना, हथियारों की ढुलाई व सैनिकों के लिए सेवक तथा शिल्पकारों की व्यवस्था करना था। तीसरी उपसमिति पैदल सैनिक, चौथी अश्वारोही सैनिक, 5वीं रथारोही सैनिक व 6ठी उपसमिति का कार्य हाथी सेना के संचालन का देखना था। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। इस तरह उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना पूरे विश्व में सबसे बड़ी थी। आवागमन के साधन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवागमन के साधनों का सरल व सुरक्षित होना अति आवश्यक था, ताकि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी भेजा जा सके और इसी तरह व्यापार तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आसानी हो। मौर्य साम्राज्य में आवागमन के लिए 2 मार्गों का प्रयोग किया जाता था, भूमि जिसे स्थल मार्ग भी कहते हैं और नदियों द्वारा जिसे जल मार्ग भी कहते हैं। जल मार्ग तीव्र व सस्ता होता था। मार्गों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, ताकि यात्रियों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए इसे प्रांतों में बांटा गया था, जो 5 थे। उसकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी, उद्योगों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी और आवागमन के साधन हैं वो सस्ते व सुलभ थे। अशोकादम आपका अगला टॉपिक है अशोकादम। अशोक की गणना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महानतम सम्राटों में की जाती है। अशोक को दुनिया का महानतम सम्राट कहा जाता है उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण। सम्राट अशोक के अनुसार धर्म का पालन करने से लोगों का जीवन इस संसार में व इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के नियम साधारण व सार्वभौमिक होते थे।
धम्म के प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामत नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोकाधम की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, बड़ों के प्रति आदर। 2, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। 3, सेवक व दासों के साथ उदार व्यवहार। 4, दूसरे धर्म और परंपराओं का आदर करना। 5, जीव हत्या न करना। इस तरह अशोक का धम्म कोई नया धर्म न होकर बल्कि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों का मिश्रण था। इसमें नैतिक नियमों को शामिल किया गया था। आज के प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, पहला है मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। दूसरा, अशोकाधम से आपका क्या अभिप्राय है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है ये प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।